मॉर्निंग बेटा। ये हम बेटा 7th क्लास का 3rd लेसन रीड कर रहे हैं, जो कि लेसन का नाम है हमारा दिल्ली के सुल्तान। तो हमने जैसे दिल्ली के सुल्तान का अर्थ मैंने बताया था बेटा शासक होता है, और हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि दिल्ली जो है 12वीं शताब्दी तक यानी एक विशेष शहर नहीं था, इसलिए इस पर 12वीं शताब्दी के बाद यानी अनेक शासकों ने शासन किया। जैसे हमने पहले तोमर पढ़ा है, चौहान पढ़ा था, लोधी वंश था, यानी इस तरह से 5 जो मुख्य थे सुल्तान, उन्होंने यानी दिल्ली पर शासन किया। तो ये हमने पढ़ लिया था नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है बेटा, और उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, ये रहेगा कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार। कि धीरे धीरे यानी दिल्ली का जो क्षेत्र था यानी सल्तनत थी, उसका विस्तार यानी उसका फैलाव होता रहा। और इसमें फैलाव कहाँ तक हुआ? गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो इसमें हम गैरिसन शहर से साम्राज्य तक की हेडिंग को यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बताया गया बेटा, 13वीं शताब्दी के आरंभ में वर्ष यानी आरंभिक वर्षों में यानी जब 13वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, तो दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन, ये आप गैरिसन की यहाँ से हेडिंग देख सकते हैं बेटा, जहाँ सैनिक रहते हैं उन क्षेत्रों को गैरिसन बोला जाता है। याद रखें, गैरिसन शहर यानी जिन क्षेत्रों में सैनिक लोग रहते थे या सैनिकों की टुकड़ियाँ रहती थी, उनको यानी गैरिसन शहर बोलते थे। तो गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों पर से परे शायद ही कभी फैला हो शहरों के संबंध, लेकिन इनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर भी उनका नियंत्रण न के बराबर था। यानी ये कहा गया है कि पहले दिल्ली जो सल्तनत का विस्तार था बेटा, वो सिर्फ गैरिसन शहरों तक ही था। यानी जो शहर जिन क्षेत्रों में यानी सैनिक वगैरह रहते थे, भीतरी प्रदेशों के पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार, कर और लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी जो सामग्री जो उनको आवश्यक चीज़ें वगैरह चाहिए थी, वो व्यापार से कर होता टैक्स वगैरह, या लूट मार पर ही यानी निर्भर रहकर अपनी आवश्यक चीज़ों या सामग्री को वो जुटाते थे। इसके बाद है दिल्ली के सुदूर का अर्थ होता है बेटा दूर। बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। यानी जो दूर के क्षेत्र थे बेटा, उन पर यानी जो सैनिक रहते थे जिन शहरों में, उन पर नियंत्रण बहुत कठिन था। तो बगावत, युद्ध, यहाँ तक के खराब मौसम से भी उनमें संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। यानी जब बगावत होती थी एक दूसरे के खिलाफ, या युद्ध होता था, या मौसम खराब वगैरह हो जाता था, तो इनके संबंधों में यानी विवाद या छिन्न भिन्न यानी संबंध अच्छे नहीं रह पाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों के से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। हमलेवार यानी शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर जो यानी अफगानिस्तान से जो हमला करने वाले थे, या वहाँ के सूबेदार वगैरह थे, उनसे मतलब चुनौती मिलती रहती मुकाबला करने की। जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही, मतलब अगर ये पता चलता था कि यहाँ के शासक थोड़े बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, तो इसका थोड़ा सा भी उनको आभास होते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। विद्रोह का अर्थ होता है बेटा एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए रखती थी। इसका संस्थापन गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। ये याद रखें, गियासुद्दीन बलबन। और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य में हुआ। यानी जो दिल्ली का विस्तार है वो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक का जब शासन था, तब इसका विस्तार अधिक से अधिक हुआ था। सल्तनत की भीतरी, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। भीतरी और बाहरी सीमा में यानी आपका अंतर आएगा, तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से सुने। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य क्या था? यानी भीतरी सीमा मैंने बताई थी आपसे, गैरिसन शहर जहाँ सैनिकों की टुकड़ियाँ रहती थी। तो भीतरी सीमाओं के अंदर जो अभियान चले थे, उनका मेन लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य,
और अब इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब यानी ये क्षेत्र में आते हैं कि क्या था, गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया जाए, यानी गंगा यमुना के मैदान है जहाँ पर, वहाँ पर जो वन वगैरह उगे हुए हैं उनको साफ कर दिया जाए और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके प्रयास से, यानी जो शिकारी हैं संग्राहक है, खदेड़ दिया जाए, यानी उस स्थान से जो शिकारी थे या पशुचारक वगैरह थे उनको उन स्थानों से हटा दिया जाए और जंगलों को साफ कर दिया जाए। ये उनका उद्देश्य था भीतरी सीमा वालों का। जमीन किसानों को दे दी जाए और कृषि कार्य को प्रोत्साहन, यानी जिन वनों को साफ करके यानी वहाँ पर अधिक से अधिक क्षेत्रों पर यानी कृषि उगाई जाए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और नए यानी शहर वगैरह बनाए जाएं। ये यानी भीतरी सीमा का बेटा उद्देश्य था। तो आप ध्यान से पढ़े, थोड़ा थोड़ा आपको विस्तार से, यानी जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा वो भी यानी यहाँ से बुक लेकर बार बार रुक के आराम से पढ़े, वीडियो को रोक रोक कर। दूसरा है बेटा, दूसरा विस्तार सल्तनत की भीतरी सीमा पर, बाहरी सीमा पर हुआ। यानी अब जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बाहरी सीमा, भीतरी सीमा, और अब पढ़ेंगे हम बाहरी सीमा पर क्या हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में, जैसे ही हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में यानी विस्तार अधिक हुआ था, तो अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं में क्या थे, हाथी थे, घोड़े थे, गुलाम और मूल्यवान जो वस्तुएं वगैरह थी या धातुएं थी वे अपने कब्जे में ले ली गई थी। दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की शुरुआत अपेक्षा करते कमजोर थी, यानी दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की जो शुरुआत थी वो कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था और इसमें शत्रुओं की सेनाओं को परास्त यानी हरा दिया गया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है ये आप जिस यानी कैसे कैसे इनका विस्तार हुआ, कहाँ से कहाँ तक, ये आपका मैप दिया गया है। जैसे ये इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आएगी खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, यानी नजदीक से एक नजर, ये तुगलक और खलजी वंश ने यानी कैसे कैसे क्या प्रसार किया दिल्ली में, इसके बारे में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू आज के लिए।